नमस्कार दोस्तों। आप और हम संचार क्रांति से तो भली-भांति वाकिफ़ हैं। जी हाँ, आप भी इस वक्त हो सकता है मुझे अपने मोबाइल फ़ोन पर यूट्यूब चैनल के माध्यम से देख रहे हैं। तो आप ये देखें कि 1973 के अंदर सबसे पहले एक डायनाटेक नाम का फ़ोन बना था जिसका वज़न 1 किलोग्राम था। उसको चार्ज होने में 10 घंटा लगते थे और उस प्रोटोटाइप से पहली बार डॉक्टर मार्टिन कूपर ने न्यूयॉर्क के अंदर अपने साथी को फ़ोन करके बात की थी। क्या आप विश्वास कर सकते हैं? सुनने में अजीब लगता है, लेकिन ये 1 किलोग्राम के फ़ोन से आज हम वर्ष 2020 में आते-आते 10 आउंस यानी लगभग पाव भर के फ़ोन तक आ गए हैं। 1983 के अंदर पहला मोबाइल फ़ोन सेल पर गया था जिसका नाम था मोटोरोला का डायनाटेक 8000X और इसकी कॉस्ट क्या आप सोच सकते हैं? गेस कीजिए, लगभग $4000। जी हाँ, आज के समय में अगर अंदाजा लगाया जाए तो लगभग 3 लाख रुपए। उस जमाने में भी बहुत बड़ी राशि रही होगी। हाँ, इसे कहते हैं अंग्रेजी में आई वाटरिंग। तो हम ऐसे युग से चलते हुए आज पाव भर के फ़ोन पर आ गए हैं जहां हमारे फ़ोन की कीमत लगभग फ्री है और हमें केवल डेटा यूज़ करने के लिए पैसा देना पड़ता है। कई फ़ोन कंपनियों ने तो डेटा भी फ्री कर दिया है। तो आइए इस संचार क्रांति का फ़ायदा उठाते हैं। देश के बहुत सारे कोर्ट यानी बहुत सारे उच्च न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालय इस वक्त ऑनलाइन हो चुके हैं। देश में इस वक्त ऑनलाइन फाइलिंग हो रही है। ई कोर्ट्स के माध्यम से ऑनलाइन फाइलिंग का प्रोसीजर क्या है, ये समझने की आज हम हमारे इस चैनल पर इस वीडियो के माध्यम से कोशिश करेंगे। लॉकडाउन का ये समय चल रहा है जिसमें देश बहुत ही विषम परिस्थितियों से गुजर रहा है और पूरी दुनिया में एक हाहाकार मचा है। न्यायपालिका भी कर्मवीरों से भरी पड़ी है और मैं समझता हूं कि देश के न्यायाधीश और वकील इस वक्त मिलकर के सब चिंतन में हैं कि न्याय को सुलभ तरीके से कैसे आम जनता को उपलब्ध करवाया जाए। अगर आप एक आम जनता है और आप इस वक्त मुझे देख रहे हैं तो आपके मन में भी ये जिज्ञासा होगी कि मैं अपनी याचिकाएं किस तरह से कोर्ट में लगवा सकता हूं, या अगर मैं निजी रूप से एक पार्टी इन पर्सन या पिटिशनर के रूप में इस याचिका को पेश करना चाहता हूं तो उसका प्रोसेस क्या है। ई फाइलिंग के लिए राजस्थान उच्च न्यायालय ने अपनी एक वेबसाइट बना रखी है जिस पर ई फाइलिंग होती है। न केवल राजस्थान उच्च न्यायालय ने बल्कि एक सेंट्रलाइज्ड कोर कमेटी के माध्यम से एक ई फाइलिंग का पोर्टल पूरे देश में चल रहा है। 2012 से शुरू हुआ ये प्रोसेस लगातार आगे बढ़ता चला जा रहा है और देश में क्रमोन्नति इसके अंदर हो रही है, उन्नति इसके अंदर हो रही है। तो आइए दोस्तों, उस जमाने से निकलते हैं जहां हम 1 किलो का फोन और 10 घंटे की चार्जिंग वाले फोन से आज हमारे पावर भर के फोन पर आ गए हैं। तो आपके इस फोन के अंदर या आपके आपके लैपटॉप पे या आईपैड पे जहां पर भी आप हमें देख रहे हैं, थोड़ी देर के लिए हमारे साथ इस लॉकडाउन में ऑनलाइन हो जाइए और समझिए कि ई कोर्ट या ई फाइलिंग कैसे होती है। So dear viewers, you are welcome to this tutorial section today. यदि आप गूगल में सर्च करेंगे तो आपको ई फाइलिंग के लिए ये पोर्टल वेबसाइट पर उपलब्ध हो जाएगा। आपको उसके लिए करना कुछ नहीं है, गूगल के होम पेज पर जाना है और गूगल के होम पेज पर जाकर के आपको ई फाइलिंग कोर्ट्स के नाम से जब आप टाइप करेंगे तो आपको एक ई फाइलिंग का विंडो यहाँ पर मिल जाएगा। ये ई फाइलिंग का लॉगिन का प्लेटफॉर्म आता है और आप जैसे ही क्लिक करेंगे ये आपको लॉगिन पेज पर ले जाता है और वहां पर आप अपना स्टेट सेलेक्ट करें और लॉगिन में चले जाएं। इसके लिए आपको आपके सेंट्रल सिस्टम के अंदर आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। जैसे इस प्रकार से मैंने अपना यहाँ पर ये रजिस्ट्रेशन कराया है। ये मेरा रजिस्ट्रेशन पूरी वेबसाइट के ऊपर है जो राजस्थान हाई कोर्ट की नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर एनआईसी जो है उसने रजिस्टर किया हुआ है। और ये जयपुर और जोधपुर, हमारी प्रिंसिपल सीट जोधपुर में है, हमारी बेंच जयपुर में है राजस्थान की। तो उस प्रकार से रजिस्ट्रेशन दोनों जगह पर एक ही है। अब फर्ज कीजिए हमें एक नया केस फाइल करना है, तो हम उस नए केस को कैसे फाइल करेंगे। एक नए केस को फाइल करने के लिए आपको इस प्रकार से नए केस में जाना है। यहाँ पर कुछ सिलेक्शंस आपको दे रखी हैं, जैसे ये मध्य प्रदेश में इसने अभी लॉगिन किया हुआ है, तो आप अगर यहाँ से लॉगिन करेंगे तो ये आपको मध्य प्रदेश में लेके जाएगा। पर हम राजस्थान में करना चाहते हैं तो राजस्थान में जब हम केस को ओपन करते हैं तो ये हमसे हाई कोर्ट पूछेगा। चूंकि मैं दोनों जगह पर रजिस्टर्ड हूँ, जयपुर और जोधपुर के अंदर, तो मैं दोनों ही जगह पर ई फाइलिंग कर सकता हूँ। जयपुर बेंच हमने सेलेक्ट करी। हमें सिविल साइड पे फर्ज कीजिए एक रिट पिटीशन पेश करनी है, हमने सिविल का सिलेक्शन किया। मैटर टाइप के अंदर चूंकि ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन होता है हमने ओरिजिनल सेलेक्ट किया। अगर आप कोई बेल एप्लीकेशन पेश करना चाहते हैं या अपील पेश करना चाहते हैं तो बेल भी ओरिजिनल साइट पर जाएगी। कोई अपील है तो आप अपील सेलेक्ट करें, यदि आप कोई एप्लीकेशन फाइल करना चाहते हैं तो यहाँ से एप्लीकेशन सेलेक्ट करें। अन्यथा बाकी सभी केसेस के लिए आपको ओरिजिनल साइट पर जाना पड़ेगा। ओरिजिनल साइट पर आप सिविल लिखेंगे तो यहाँ पर केस का टाइप आता है कि आप किस प्रकार के केस टाइप में। इससे आपको पता चल जाएगा कि आप जिस साइट पर फाइल कर रहे हैं क्या वो सही चीज फाइल कर रहे हैं। से फॉर एग्जांपल सिविल रिवीजन भी ओरिजिनल साइट पर आएगी, सिविल रेफरेंस भी ओरिजिनल साइट पर आएगी। इस प्रकार से सिविल में हमें फाइल करनी है रिट पिटीशन।
सिविल रिट, सी डब्ल्यू का एक शॉर्टकट है। सिविल रिट हमें फाइल करनी है। क्या ये एमएससीटी का मैटर है, यानी मोटर व्हीकल एक्सीडेंट केसेस का मैटर है? जी नहीं, ये उसका मैटर नहीं है। मैटर कैसा है? मेरा केस अर्जेंट नेचर का है, मैं इसलिए अर्जेंट क्लिक कर रहा हूँ। अगर आप रूटीन कोर्स में फाइल करना चाहते हैं, केस की अर्ली लिस्टिंग नहीं चाहते, प्रोसेस में जाकर के वो फाइल हो, चूंकि अभी लॉकडाउन चल रहा है इस वजह से हम अर्जेंट फाइलिंग कर रहे हैं। टू बी लिस्टेड बिफोर, हमें यहाँ से सिंगल बेंच सेलेक्ट करना है, क्योंकि मेरी रिट पिटीशन सिंगल बेंच की है। जैसे ही मैं सबमिट का निशान दबाऊंगा, ये आगे की मेरे से प्रोसेस पूछेगा। इसमें मुझे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्लिक करना है कि यदि मैं किसी ऑर्गेनाइजेशन से आता हूं तो वहां ऑर्गेनाइजेशन मेरे से पूछी जाती है मैं किस ऑर्गेनाइजेशन से आता हूं। ये स्टेट के लिए फाइलिंग है, जैसे खादी बोर्ड है, सिविल एविएशन है, आयुर्वेद है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, अलग अलग किस्म की इसके अंदर पूरा सिस्टम इन्होंने इसमें दिया हुआ है। आपको यहाँ से उसको सेलेक्ट करना है, आप क्या फाइल करना चाहते हैं, कैसे फाइल करना चाहते हैं। ये सब इसमें से पुलिस है, स्टेट है, तो ये सारा सिलेक्शन आपका मिल जाता है आपको जब आप स्टेट डिपार्टमेंट की तरफ से सिलेक्शन प्रोसेस कर रहे हैं तब। अगर आप इसके बाद में आप प्राइवेट पार्टी हैं, आप कुछ ना करें, आप पिटिशनर का फर्स्ट नेम यहाँ पर टाइप करेंगे। जैसे मेरे केस के अंदर मेरे पिटिशनर का फर्स्ट नेम जो है वो मैं आपको दिखाता हूँ कि मेरे पिटिशनर का फर्स्ट नेम क्या है। अब उसके लिए एक बहुत सिंपल सा सिस्टम है कि जब आपने जो पिटीशन बनाई है आप उसको वर्ड फॉर्मेट में बनाएं। और यहाँ पर चूंकि वो पिटीशन जो है वो अपलोड होती है आपकी डॉक्स फॉर्मेट में अपलोड नहीं होती है, और वो पिटीशन आपकी अपलोड होती है पीडीएफ फॉर्मेट में। तो आप किसी भी फाइल को जब वर्ड में बनाते हैं तो आप फाइल के इस कॉलम में लेफ्ट हैंड कॉर्नर में जाएं, और लेफ्ट हैंड कॉर्नर में जाने के बाद आप फाइल के अंदर फाइल को सेव एस में जाएंगे। सेव एस में जो भी आपका डेस्टिनेशन फोल्डर है वहां जाकर के आप सेव एस टाइप में सेलेक्ट करें पीडीएफ, और आप जैसे ही दबाएंगे तो ये आपका फाइल पिटीशन, जैसे मैंने ये पिटीशन इस नाम से सेव करी हुई है तो मुझे इस नाम से यहाँ पर पिटीशन की एक कॉपी मिल जाती है। अब आगे चलते हैं दोस्तों, हम देखते हैं कि हमारी पहली पार्टी का नाम ये है, हमने इसको यहाँ से कॉपी पेस्ट करना है। फर्स्ट पार्टी मेरी ये है, मैंने इसको पेस्ट कर दिया। सिलेक्शन ये यहाँ से पूछता है कौन है, मैंने कह दिया ये सेल्फ है। और उसके बाद में मुझे इसकी एज, फीमेल वगैरह डिटेल्स वगैरह भरनी रहती हैं कि जो रेड एंट्रीज हैं वो मुझे हर हालत में यहाँ पर भरनी ही भरनी होती हैं। तो मुझे अब यहाँ से अगर एज भरनी है, चूंकि मैंने इसको जरिए चेयरमैन इसको फाइल कर रहा हूं, तो मेरे चेयरमैन का नाम है, 68 ईयर्स की उनकी एज है, मैं उसको कॉपी करता हूं और मैं यहाँ पे उसकी एज 68 ईयर्स भर देता हूँ। ये मेल है, फीमेल है। अदर्स के अंदर मैंने भर दिया। रिलीजन इसमें लिखने की जरूरत नहीं है। आपको ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर, एड्रेस नंबर यहाँ देना होता है, तो आपने इसको वापस यहाँ से नियर गांधीनगर रेलवे स्टेशन जयपुर जैसा मेरा एड्रेस है, मैंने इसको कॉपी किया, इसको मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिया। उसके बाद में स्टेट वगैरह सिलेक्शन वगैरह मैं सब खाली छोड़ सकता हूँ, और आप चाहें तो यहाँ से स्टेट का सिलेक्शन कर सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट मेरा जयपुर मेट्रो है या जयपुर डिस्ट्रिक्ट है। हमारे यहाँ पे जैसे जयपुर का दो हिस्सों में बंटवारा किया हुआ है, तो आप उसका सिलेक्शन कर सकते हैं। चूंकि ये शहरी क्षेत्र में आता है, तालुका लेवल वगैरह आप जयपुर इसको सेलेक्ट कर दें, टाउन में आपको कुछ सिलेक्शन करना नहीं है। फिर उसके बाद आपको पिन कोड को छोड़ देना है। ये सब केसेस जब पुलिस केस भरते हैं तब उस वक्त काम आता है। मैं इसको सेव करके आगे बढ़ जाता हूँ। मेरा पिटिशनर या पार्टी नंबर 1 जो है सक्सेसफुली ऐड हो गई है। अब आपने एक मैसेज सुना, मेरे इस वक्त मोबाइल के ऊपर एक कोर्ट से मैसेज आया है, और उस पर मुझे ये बताया गया है मैसेज में कि मेरी एक ई फाइलिंग का प्रोसेस स्टार्ट हो गया है और ई फाइलिंग का एक रजिस्ट्रेशन नंबर क्रिएट हो गया है। ये आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे ई फाइलिंग का एक रजिस्ट्रेशन नंबर क्रिएट हो चुका है। अब जब आप आगे चलते हैं तो यहाँ पर आपको नेक्स्ट करना है। कंप्लेनेंट या पिटिशनर जो भी है वो सेव हो गया है। ये कह रहे हैं एक्यूज्ड या रिस्पोंडेंट कौन है उसके अंदर, उसका नाम बताइए। आपको एक्यूज्ड या रिस्पोंडेंट बताना है, तो आप यहाँ जाएंगे, यहाँ से आप राजस्थान कोऑपरेटिव, ये सच एंड सच मेरा इसमें पार्टी है, तो मैंने इसमें फर्स्ट नेम में उसका नाम टाइप कर दिया। थ्रू इट्स मैनेजिंग डायरेक्टर सरस संकुल जेएलएन मार्ग अजमेर को मैं यहाँ से हटा देता हूँ। थ्रू इट्स मैनेजिंग डायरेक्टर, ये मेरी फर्स्ट पार्टी है। मुझे जब इसका एड्रेस टाइप करना है तब मैं इसका एड्रेस सरस संकुल मार्ग जयपुर, यहाँ इसका एड्रेस टाइप कर देता हूँ। रिलेशनशिप में इसका नाम सेल्फ कर देता हूँ, और सेल्फ करने के बाद में यहाँ देखता हूँ कि ये लाल एस्ट्राइक जो आ रहा है और किसी जगह पर तो नहीं आ रहा। अब मुझे कुछ भी नहीं करना है, मुझे इसको सेव करना है और अगले पायदान पर आगे बढ़ जाना है। जैसे ही मैं नेक्स्ट आता हूं तो ये मुझसे पासपोर्ट नंबर, कंप्लेंट या पिटिशनर का डिटेल वगैरह फिर से पूछता है कि आप उसका नाम बताएं, नंबर बताएं। ये सब भरने की आपको इस वक्त जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर
कोई भी चीज लाल बटन में या रेड एंट्री में दिखाई नहीं दे रही है। किसी पे कंपल्शन नहीं है कि आपको ये भरना ही भरना है। इट इज रिकमेंडेड टू फिल इन एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन डिटेल दो नॉट मैंडेटरी। आप इसको सेव करें। रिकमेंडेड है कि आप भर दें, आप नहीं भरते हैं, आप आगे चले जाते हैं, कोई बात नहीं, आप आगे पहुंच जाते हैं। अब ये कहता है एक्स्ट्रा पार्टी की इंफॉर्मेशन दीजिए कि एक्स्ट्रा पार्टी कौन है। मेरे केस में एक्स्ट्रा पार्टी है ओम प्रकाश। ये सेकंड पार्टी है पिटिशनर की फॉर्म में, तो मैंने इसका नाम भरा ओम प्रकाश। नंबर 2, ये कंप्लेनेंट है या पिटिशनर है, ये मेरा पिटिशनर नंबर 2 है। इसका एड्रेस मुझे निकालना है, तो मैंने यहीं से इसका एड्रेस जो है वो यहाँ से रेजिडेंट ऑफ मैंने हटा दिया। इसका नाम केवल यहाँ टाइप करना है, ओम प्रकाश सचिन सर सन ऑफ इतना इतना। इसके बाद मैं यहाँ से इसका एड्रेस वापस कॉपी करता हूँ। ये इनका एड्रेस है, रेजिडेंट ऑफ सचिन सच, और ये पूरा इनका विवरण जो यहाँ टाइटल में भरा है, ऐसे का ऐसा विवरण आपको यहाँ पर इनका भर देना है एड्रेस वाले पार्ट में। अब ये पूछते हैं कि रिलेशन ऑफ कंप्लेनेंट या विद द पिटिशनर, पिटिशनर से इसका रिलेशन किस प्रकार का है। यहाँ पर आपको रिलेशनशिप ढूंढना है कि कौन सा है, आपने अदर कर देना है। अदर रिलेशनशिप डाल करके आपको रिलेटिव का फर्स्ट नेम या मिडिल नेम भरना है। तो फर्स्ट नेम ओम प्रकाश है, और मैं इसका फर्स्ट नेम यहाँ से कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ। ये फर्स्ट नेम है, रिलेटिव नेम ओम प्रकाश। अदर्स डाल दिया। मुझे एज लिखनी है, एज इसकी 68 है। ये मेल है। रिलीजन वगैरह कुछ भरने की आपको जरूरत नहीं है, और आपने एड्रेस यहाँ भर ही दिया है। आप इसको सेव करें, और सेव करके आप आगे बढ़ जाएं। Once you submit this e-file cannot modify extra parties, ये आगे चला गया। अब ये कहता है कॉज ऑफ एक्शन क्या है, डिस्प्यूट अराइजिंग आउट ऑफ क्या है। ये भी अगर आप भरना चाहते हैं तो आप भर सकते हैं। जैसे हमारा कॉज ऑफ एक्शन क्या है, इन द मैटर ऑफ ऑर्डर पास्ड बाय एडिशनल रजिस्ट्रार सच एंड सच। इनमें से मैंने ये कॉज ऑफ एक्शन उठाया, इस कॉज ऑफ एक्शन को मैंने यहाँ कॉपी पेस्ट कर दिया। इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन और सब्जेक्ट और रीजंस आपको लिखने हैं, तो आप यहाँ लिख सकते हैं रिट पिटीशन अंडर आर्टिकल 226 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, आपने यहाँ टाइप कर दिया। यहाँ आपको प्रेयर सेलेक्ट करनी है कि आपकी प्रेयर क्या है, तो आप रिट पिटीशन में जाएं। आपका जो प्रेयर क्लॉज होता है आप वहां पहुंचे, और प्रेयर क्लॉज में से आप अपनी प्रेयर्स को सेलेक्ट कर लें। ये मेरी प्रेयर है, इट इज देयरफॉर मोस्ट रेस्पेक्टफुली प्रेड सच एंड सच। ये मैंने यहाँ से मेरी प्रेयर को कॉपी किया। इन्होंने पूछा मेरी प्रेयर बताएं, यहाँ मैंने मेरी प्रेयर्स को टाइप कर दिया। ठीक है। अब ये प्रेयर्स टाइप करने के बाद ये इसको उठा नहीं रहा है, तो कोई जरूरत नहीं है आपको प्रेयर टाइप करने की। रिलीफ क्लेम्ड कहाँ है, आपको ये रिलीफ क्लेम्ड यहाँ पर लिखना है @ इसको जैसे ही मैंने एरो को कहा, इसने मुझे यहाँ इंडिकेट किया कि आपको यहाँ आना है इस जगह पर। मैंने यहाँ आकर के अब ये यहाँ बोलता है कि आपको @ या अल्फा, ये इस प्रकार के सिग्नेचर्स अलाउड नहीं है, तो मुझे यहाँ से ये @ हटाना पड़ेगा। इसके अलावा मैंने जो ये 1 2 3 यहाँ पर टाइप किए हैं, ये भी मैं नहीं कर सकता। तो मुझे यहाँ से ये सारी चीजें हटानी है। अब मैं क्या करूंगा, इसको यहाँ से डिलीट मारता हूँ। एक बहुत सिंपल सा तरीका है, Ctrl+N दबा करके नया पेज खोलें, कॉपी पेस्ट मारें, इसको बड़ा करें। अब मैं चूंकि ये वाले सिग्नेचर्स यहाँ पर काम में नहीं ले सकता हूँ, तो मुझे जरूरी नहीं है, वैसे तो मुझे जरूरी नहीं है कि मैं ये सारी प्रेयर्स वगैरह सब इसमें भरूं, तो मैं इसलिए इसको खाली छोड़ता हूँ हाल फिलहाल के लिए, और मैं आगे बढ़ जाता हूँ। मैंने यहाँ पर रिट पिटीशन और कॉज ऑफ एक्शन लिखा है, ये मैंडेटरी नहीं है, इसलिए मैं इसको सेव करता हूँ, और सेव करके केस डिटेल्स एडेड सक्सेसफुली मैं अगले पेज पर चला जाता हूँ। अभी मैं 6 नंबर पेज पे हूँ, अब मैं 7 नंबर पेज पे आ गया हूँ। अब ये मुझसे पूछता है कि किस एक्ट में मैं आना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन टाइप करता हूँ, और मैं यहाँ आकर के देखता हूँ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है। मुझे यहाँ से सेक्शन पूछा जाता है, मैं आर्टिकल 226 इसमें टाइप करता हूँ। ये ऐड मोर पूछता है, तो मैं यहाँ से ऐड मोर करता हूँ। मैं लिखूंगा राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन। ये एक्ट को नहीं बता रहा, लोकल एक्ट को, तो मैं इसलिए इसकी जगह को खाली छोड़ देता हूँ। राजस्थान में मुझे जिस एक्ट को तलाशना है, उस एक्ट को मैं यहाँ से स्क्रॉल करके भी तलाश सकता हूँ। तो हाल फिलहाल चूंकि मुझे इसकी अर्जेंट फाइलिंग करनी है, मैं इस चीज को यहाँ पर इसी स्टेज पर छोड़ सकता हूँ। राजस्थान कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 2001,
अब मुझे सेक्शन वगैरह इसका आगे लिखना है तो मैं इसका वो सेक्शन भी लिख सकता हूँ कि मुझे किस सेक्शन के अंदर इसको फाइल करना है। इन द मैटर ऑफ सेक्शन 58 मैं इसको फाइल कर रहा हूँ। मैं इसको राजस्थान कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट के सेक्शन 58 के संबंध में मेरा एक केस है। मैं इसको सेव करूंगा और मैं आगे बढ़ जाऊंगा। और आगे बढ़ने के बाद ये मुझसे पूछता है फर्स्ट अपीलेट कोर्ट के डिटेल बताइए, सबऑर्डिनेट कोर्ट के डिटेल बताइए। इट इज रिकमेंडेड टू फिल इन सबऑर्डिनेट कोर्ट डिटेल्स दो नॉट मैंडेटरी। चूंकि मेरे इस केस के अंदर मैं किसी केस की अपील में नहीं आ रहा हूं, इसलिए मैं इस पेज को, जिस पर्टिकुलर पेज पर मैं अभी हूं, इस पेज को मैं स्किप कर सकता हूं। मैं चला जाता हूं नेक्स्ट पेज पे। अब ये पूछता है कि आप जो डॉक्यूमेंट अपलोड करना चाहते हैं उसे किस प्रकार से वेरीफाई करेंगे, आधार से, डिजिटल टोकन से या ओटीपी से। मैं यहाँ अपलोड करता हूँ कि अपलोड एंड लेटर वेरीफाई ऑन ओटीपी। ये मैंने सेव किया। मैं अब इसमें साइन इन मेथड मैंने ओटीपी रखा है। मैं अपना नेक्स्ट दबाता हूँ। तो नेक्स्ट दबाते के साथ ही ये मुझे एक पेज पर, नेक्स्ट पेज पे लेके जाता है। ये कहता है सेलेक्ट डॉक्यूमेंट टाइप, आप किस प्रकार का डॉक्यूमेंट पेश करना चाहते हैं। मैं अब यहाँ पर सेलेक्ट करूंगा पेपर बुक या पिटीशन या अपील। चूंकि मैं इस वक्त इनिशियल फाइलिंग कर रहा हूं तो वो पिटीशन या अपील कहलाएगी। जब मैं उसके बाद मेरे नोटिस अगर इशू हो जाते हैं तो नोटिस इशू होने के बाद अगर मुझे कहा जाता है, जैसे ऑनलाइन कोर्ट ने आज ही मेरे केस में नोटिस इशू किए, तो मैं वापस पीडीएफ को, नोटिस जो में प्रिंटेड या ड्राफ्टेड नोटिस होते हैं, आप उस नोटिस के साथ में इसके एक्स्ट्रा सेट के फॉर्म में इसको फाइल कर सकते हैं। पेपर बुक भी इसके साथ फाइल कर सकते हैं। कोई जजमेंट चाहे तो आप फाइल कर सकते हैं, कोई ऑर्डर लगाना चाहे तो लगा सकते हैं। अनेक्चर्स आप अलग से फाइल कर सकते हैं, रिटर्न आर्ग्यूमेंट, कोर्ट फीस, मीमो, प्रोसेस, पीएफ, नोटिस, रजिस्ट्री चार्जेस अगर फाइल करना चाहते हैं। हालांकि अभी चार्जेस वगैरह इस पर वेबसाइट पर ऑनलाइन नहीं किए गए हैं, और बहुत जल्द ही आपको कोर्ट फीस और चार्जेस भी ऑनलाइन मिलने लगेंगे। यदि कोर्ट में आपका कोई टाइटल, यानी केस का टाइटल, कौन सा टाइटल होता है वो हम दिखाते हैं आपको। कॉस्ट टाइटल किसे कहा जाता है? जब आप कॉस्ट टाइटल की बात करते हैं तो ये कॉस्ट टाइटल होता है किसी भी केस का। जो आपका फर्स्ट पेज होता है जहां आप पार्टी लिखते हैं, वर्सेस लिखते हैं, ये कॉस्ट टाइटल कहलाता है। जब आप अपने कॉस्ट टाइटल में कोई गलती कर देते हैं या त्रुटि कर देते हैं या उसको सुधारना चाहते हैं, से फॉर एग्जांपल आपके किसी रेस्पोंडेंट का एड्रेस गलत है, तो कोर्ट आपको कहते हैं कि आप इसमें अमेंडमेंट कीजिए। तो जब आप अमेंडेड कॉस्ट टाइटल पेश करते हैं तो उसका भी एक प्रावधान यहाँ पर दिया गया है। आप जब चाहें जब अपने अमेंडेड कॉस्ट टाइटल को यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं बाय परमिशन ऑफ द ऑनरेबल कोर्ट। उसके बाद क्रॉस ऑब्जेक्शंस है, विटनेस की लिस्ट है, एडवोकेट वेलफेयर स्टैंप है, या कोई एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट आप पेश करना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ से पेश कर सकते हैं। मैं आपको बाद में दिखाऊंगा कि हमें क्या क्या पेश कर सकते हैं, एक छोटा सा उदाहरण दे करके। हाल फिलहाल हमें एक पिटीशन फाइल करनी है। पिटीशन या अपील हमने यहाँ से सेलेक्ट किया। डॉक्यूमेंट का अब ये कह रहे हैं कि आप टाइटल दीजिए कि आप क्या फाइल कर रहे हैं। ये एक शॉर्ट टाइटल है। रिट पिटीशन मैं यहाँ पर फाइल कर रहा हूँ। आर्टिकल 226 में जो भी केस कोर्ट के सामने लाया जाता है, किसी हाई कोर्ट के सामने, या आर्टिकल 32 में सुप्रीम कोर्ट के सामने लाया जाता है, उसे रिट पिटीशन कहा जाता है। अब मुझे यहाँ से मेरी फाइल चुननी है। तो मैंने ऑलरेडी एक फाइल स्कैन करके बना करके रखी हुई है। मैं उस फाइल पर जाऊंगा और उस फाइल को मैं यहाँ से सेलेक्ट करूंगा और उसको इसमें इंसर्ट कर दूंगा। ये मेरी फाइल है जिसको मुझे पेश करना है। ये मेरी फाइल को मैं यहाँ से सेलेक्ट करूंगा और इस केस के अंदर ओपन कर देता हूँ। प्लीज अपलोड अ फाइल ऑफ द कैरेक्टर लेंथ 45 ओनली, और मैक्सिमम पीडीएफ फाइल साइज होना चाहिए 20 MB का। तो अब देखें, इसके अंदर मुझे समस्या आ रही है। मुझे क्या करना है इसके लिए? मेरी पीडीएफ फाइल का नाम मैंने बहुत ज्यादा लंबा रख दिया है। ये मेरी जो पीडीएफ फाइल है इसका नाम मैंने बहुत लंबा रख दिया है, तो मुझे इसके नाम को छोटा करना है। मैं इसको रीनेम करूंगा और रीनेम करके मैं इसको छोटा कर देता हूं। अब देखेंगे हम कि ये वापस जा पाएगा या नहीं जा पाएगा। अब हम इसकी एक बार प्रॉपर्टीज को भी चेक करते हैं। चूंकि ये 150 से ज्यादा पेज की फाइल है तो इसकी प्रेजेंट प्रॉपर्टी जो है ये अभी 12.6 MB की फाइल है, यानी 12.6 मेगाबाइट की फाइल है। और हमारे यहाँ पर अपलोडिंग फैसिलिटी है 20 मेगाबाइट की। यानी मैं 150 पन्ने की फाइल लगभग लगभग मैंने जो उसको 200 DPI पे स्कैन किया है, उसकी 1200 पन्ने की पेज की फाइल जो है वो 150 पेज की फाइल है, जो 1200 MB के आसपास, 12 MB के आसपास हो रही है। अब देखें, ये मेरी फाइल जो है ये यहाँ पर अपलोड हो गई है। अपलोड होने के साथ ही मैं इसको अपलोड का बटन दबाऊंगा तो मेरे मोबाइल पर एक OTP नंबर जनरेट होकर के आएगा। ये मुझे कह रहा है कि आपने ये पिटीशन फाइल की है, क्या इसे आप अपलोड करना चाहते हैं?
यदि मैं इसे अपलोड करना चाहता हूं तो मैं इसमें नेक्स्ट करूंगा। नेक्स्ट करने के बाद में ये मुझसे फीस की टाइप पूछता है। चूंकि वर्तमान में इमरजेंसी कंडीशंस के अंदर इस प्रोसेस को स्टार्ट किया गया है, इसलिए यहाँ पर ई फाइलिंग के माध्यम से कोर्ट फीस जमा कराने का प्रोसेस नहीं है, इसलिए मैं इसको यहाँ से स्किप करूंगा। स्किप करके मैं नेक्स्ट पेज पे जाता हूँ। ये कह रहे हैं व्यू एप्लीकेशन या कंप्लेंट, आप इसको एक बार देख लें कि आपने एप्लीकेशन या कंप्लेंट ई वेरिफिकेशन इज प्रॉपरली विजिबल इन एडोब पीडीएफ रीडर। ये कह रहे हैं आपका एडोब होना चाहिए। यहाँ पर एक पॉपअप मैंने यहाँ से ब्लॉक कर रखा है, ऑलवेज अलाउ करके डन कर दूंगा। तो उसके बाद में मेरे इस पेज से जो भी पेज मैं जनरेट करना चाहूंगा उस पर एक डॉक्यूमेंट खुलेगा। ये कह रहे हैं कि आप एक बार ढंग से दोबारा से चेक कर लें कि जो आप केस पेश कर रहे हैं क्या वो यही है। ये एक एफिडेविट जो है वो जनरेट होता है। मुझे इस एफिडेविट को डिजिटलाइज्ड फॉर्म में साइन करना है। इसके लिए मुझे ये पॉपअप किया गया है, सेंड ओटीपी। मेरा नाम इन्होंने पूछा है, नेम ऑफ एप्लीकेंट, मोबाइल नंबर। चूंकि मैंने आगे नहीं पढ़ा भरा है, इसीलिए यहाँ पर मुझे पूछा जा रहा है। मुझे ओम PRAKASH ओम प्रकाश, और मैं अपना यहाँ पर मोबाइल नंबर लिख दूंगा। यहाँ पे मेरा नाम लिख करके मैं अपने खुद का मोबाइल नंबर लिख दूंगा। यूजुअली यहाँ पर क्लाइंट का मोबाइल नंबर लिखा जाता है, लेकिन हम जिस समय पर अभी फाइलिंग कर रहे हैं। अच्छा, ये भी एक बड़ी खूबसूरती है इस पूरे प्रोसेस की कि आप रात में कभी भी फाइल कर सकते हैं इस प्रोसेस को। तो आप जब भी चाहें इस प्रोसेस को फाइल कर सकते हैं, और हमने जानबूझ के ये समय चुना है ताकि ये बता सके कि ये ई फाइलिंग का प्रोसेस बहुत ही सुविधाजनक है। किसी भी वक्त किसी भी समय पर आप इसको फाइल कर सकते हैं। अब जैसे ही आइडेंटिफिकेशन और मैंने इसकी चीज देखी, ये मेरे पास डिटेल आए हैं। ये मुझे डिटेल इसने डॉक्यूमेंट अपलोड करने की यहाँ पर पूरी सिचुएशन दे दी है। ये डॉक्यूमेंट आ गए हैं। अब जब मैं इसको आगे लेकर के जाऊंगा तो ये डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन मेरे से मांगेगा। मेरा ये प्रोसेस हाल फिलहाल अपलोडिंग का जो प्रोसेस है, ये अर्जेंट कैटेगरी में दिखा रहा है, सिंगल बेंच के सामने दिखा रहा है। मेरा डॉक्यूमेंट और पिटीशन यहाँ पर ये अपलोड इस वक्त हो चुका है। अब मुझे इसमें इस पेज पर मैं इस वक्त हूँ। एफर्मेशन के पेज पर जब मैं जाता हूँ, यहां से मैं एफर्मेशन के, आप जिस पेज पर भी चाहें आप उस पेज पर क्लिक करके उस पेज पर वापस जा सकते हैं। जैसे मैं यहाँ जाना चाहता हूँ, या मैं एड्रेस ऐड करना चाहता हूँ, या मैं एफर्मेशन करना चाहता हूँ, तो मैं उस पेज पर जा सकता हूँ। मैंने यहाँ पर नाम लिखा और मैं नेक्स्ट कर गया था। ओम PRAKASH, मोबाइल नंबर। अब मैं यहाँ पर एक ओटीपी जनरेट करूंगा। ये ओटीपी मेरे मोबाइल पर आएगा, और मेरे मोबाइल में आए हुए इस ओटीपी को, मोबाइल ओटीपी को मुझे यहाँ पर टाइप करना रहेगा। इसको मैं वेरीफाई करता हूं, तो ये जो सर्टिफिकेट है ये वेरीफाई हो गया। उसके बाद मुझे दूसरा डॉक्यूमेंट वेरीफाई करना है। जो सर्टिफिकेट मैं जनरेट कर रहा हूं, इस पर मैं वापस ओटीपी मंगाऊंगा। मेरे पास जो दूसरा ओटीपी आया है, उस ओटीपी को मैं, एक पार्टी का ओटीपी होता है, एक आपका अपना ओटीपी होता है, यानी एडवोकेट का ओटीपी होता है। अगर आप प्राइवेट पार्टी हैं तो आपके लिए, जैसे मैं भर रहा हूं वैसे ही आपको अपने ही दोनों दोनों ही साइट पर ओटीपी भरना है। ये मेरे को रॉन्ग ओटीपी बता रहा है। हाँ, बिल्कुल सही कह रहा है, ये मैंने रॉन्ग ओटीपी भर दिया। तो इसने मुझे प्रॉम्प्ट किया, वेरीफाई किया मैंने। देखिए, अब मेरा यहाँ पर ये डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो चुका है। मैं यहाँ जाता हूँ, ये ड्राफ्ट में सेव हो गया है। इसको, अगर आपका कोई भी डॉक्यूमेंट है तो आप उसको यहाँ ड्राफ्ट से खोल करके वापस चेक कर सकते हैं। यहाँ आप व्यू में जा करके इसको व्यू कर सकते हैं। एफर्मेशन में जाना है, चूंकि मेरे एफर्मेशन के पेज पर था। अब ये कह रहा है कि आपका यहाँ पर डॉक्यूमेंट का, एडवोकेट का वेरिफिकेशन अभी पेंडिंग है, आप उसको वापस करें। तो मैं इसको डॉक्यूमेंट को एक बार वापस वेरीफाई कर देता हूं। मेरे पास आए ओटीपी को मैं यहां पर भर दूंगा और वेरीफाई कर दूंगा। वेरिफिकेशन करने के बाद में जब ये दोनों ई वेरिफिकेशन हो जाते हैं, तो हमें इस पेज पर नेक्स्ट बटन को दबाना है। अभी यहाँ पर एक ट्रैश लिखा आ रहा था, उसके बगल में अब यहाँ पर फाइनल सबमिट लिखा आ रहा है।
फाइनल सबमिट करने से पहले भी मैं एक बार डॉक्यूमेंट को वापस चेक करूंगा कि मैंने जो डॉक्यूमेंट पेश किया है क्या वो वही रिट पिटीशन है जो मैंने फाइल करनी थी। ये मेरी रिट पिटीशन है, इसकी मुझे पूरी कंप्लीट कॉपी यहाँ पर इस वक्त दिखाई दे रही है। आप इसको पीडीएफ में कैसे बना सकते हैं, कैसे इसको अपलोड करेंगे, इसके लिए मैं एक अलग ट्यूटोरियल यदि आप लोग चाहेंगे तो वो बना करके आपके लिए पेश कर दूंगा, ताकि आप लोगों को सबको बहुत सुविधा रहे। ये हमने पूरी पिटीशन को निकाला है, अनेक्शर्स को निकाला है, उसको फिजिकली साइन किया है और फिर हमने उसको स्कैन कर दिया है। इसका एक दूसरा सिस्टम भी है कि आप वर्ड फॉर्मेट के अंदर ऑब्जेक्ट की फॉर्म में पीडीएफ को इंसर्ट कर दें और उसके बाद में उस पीडीएफ को सेव करके अपलोड कर दें। वो भी एक तरीका है, थोड़ा सा टेक्निकल से भी लोगों के लिए ज्यादा सुविधाजनक है। अदरवाइज बहुत सिंपल सा तरीका है कि आपने जो अपनी विंडोज फॉर्मेट के अंदर फाइल बनाई थी, इस फाइल का आप प्रिंट दे दीजिए। प्रिंट देने के बाद में आप अपना प्रिंट देने के बाद में उस प्रिंट को निकालें, उस प्रिंट को निकाल करके आप उसको साइन कर दें। साइन करके सारे डॉक्यूमेंट उसमें अनेक्शर की फॉर्म में लगाएं, उनको स्कैन करें, स्कैन करके अपलोड कर दें। बस ध्यान रखना है कि आपका डाटा जो है वो 20 MB से छोटा होना चाहिए। मैंने चूंकि अब चेक कर लिया है कि मेरी एप्लीकेशन परफेक्टली अपलोड हो चुकी है रिट पिटीशन, अब मैं यहाँ ऊपर से इस कॉर्नर पे आकर के इसको फाइनली सबमिट करूंगा। मैं चाहूं तो इस स्टेज पे इस प्रोसेस को डिलीट भी कर सकता हूं, यानी ट्रैश कर सकता हूं। और फिर उसके बाद में होगा क्या, जो मेरा डॉक्यूमेंट अभी यहाँ पर मुझे ड्राफ्ट फॉर्म में दिख रहा है वो मुझे इस आइडल प्रोसेस के बक्से में चला जाएगा मेरा। जिसे जैसे मैं आपको दिखाता हूं कि मैंने कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जिनको ट्रैश किया है, तो ये ट्रैश डॉक्यूमेंट है, ये ट्रैश या ई फाइलिंग ट्रैश्ड है, जो अनप्रोसेस्ड है, जिसको कोर्ट का रजिस्ट्री सेक्शन प्रोसेस नहीं करेगा, या मैं नहीं चाहता कि उन केसेस को रजिस्ट्री सेक्शन प्रोसेस करे। तो जब तक मैं चाहूंगा नहीं, तब तक ये काम नहीं होगा। अब मैं कहाँ जाऊंगा वापस, मेरा डॉक्यूमेंट यहाँ ड्राफ्ट में सेव पड़ा हुआ है। अब चाहे मैं किसी भी पेज को खोल लूंगा, ई फाइलिंग की सुविधा हमारे यहाँ पर अभी उपलब्ध नहीं है, इंटरम एप्लीकेशन करनी है, अलग अलग फॉर्मेट है। अब मैंने मान लीजिए मेरा पेज खो गया, अब मैं ढूंढूंगा कहाँ चला गया, मेरा पेज ड्राफ्ट में पड़ा है। तो जब मैं ड्राफ्ट पर वापस क्लिक करूंगा, मैं वापस उसी केस पर पहुंच गया हूं कि मेरा ये केस है चेयरमैन सच एंड सच वर्सेस दिस एंड दिस। इसको मैं व्यू में कर जाऊंगा, व्यू में जाने के बाद में मेरे को ये वापस फाइनल सबमिट का बटन दिखाई दे रहा है। तो मैं इसको फाइनली अब इस स्टेज पर ही इसको फाइनली सबमिट कर दूंगा, और सबमिट करते के साथ ही मेरी ई फाइलिंग स्टार्ट हो गई है। ये ड्राफ्ट से गायब हो गया है और पेंडिंग एक्सेप्टेंस की स्टेटस पे चला गया। और जैसा आपने अभी टन टन सुना, मेरे फोन पर मुझे ईमेल के माध्यम से और मेरे एसएमएस आईडी के माध्यम से मुझे सूचित कर दिया गया है कि ई फाइलिंग नंबर सच एंड सच, जो कि ये नंबर है मेरा 020, has been submitted and is pending for initial approval with e-filing admin। तो मेरे होम कंसोल पर जब भी मैं जाऊंगा तो मुझे अब यहाँ पर दो केस पेंडिंग दिखाई दे रहे हैं। ये मेरा एक केस है जो पहले से पेंडिंग है, जिसके अंदर किसी बेल एप्लीकेशन मैंने कोई आईए फाइल की है, जिसको अभी तक स्क्रूटनी नहीं हो पाई है, हालांकि ये बेल में लग चुकी है। यहाँ पर एक प्रोसेस मेरा जनरेट हो गया, मैंने इसको देख लिया कि मैंने इसको कब सबमिट किया है, इसने मेरा फाइलिंग मुझे बता दिया है कि आपने भले ही किसी समय पर किया हो, हमने इसको सुबह 7:23 पर रजिस्टर मान लिया है। आज की तारीख में 7:23 पर इन्होंने मेरे केस को रजिस्टर मान लिया है। अब मुझे क्या करना है, मेरे को इस केस को लिस्ट कराना है एट द अर्लीस्ट पॉसिबल पॉइंट ऑफ टाइम। तो उसके लिए हम अर्ली लिस्टिंग का प्रोसेस अपनाएंगे, जिसके लिए मैं एक अलग ट्यूटोरियल बना रहा हूं, उसको भी आप देख सकते हैं। और हाल फिलहाल के लिए हमने आपको ये समझाने की कोशिश करी है कि ई फाइलिंग का प्रोसेस कितना सिंपल और कितना सरल होता है। अब मान लीजिए मुझे एक इंटरम एप्लीकेशन इसी केस के अंदर पेश करनी है, माई ई फाइलिंग केस। तो आपके पास दो ऑप्शन है, जो केस रजिस्टर्ड है यदि आप उसमें करना चाहते हैं तो केस नंबर से जाएं। यदि आप ई फाइलिंग के केस से जाना चाहते हैं तो आप अपने माई ई फाइलिंग केस में जाएंगे। उसके बाद आप ई फाइलिंग का नंबर यहां पर कॉपी पेस्ट करेंगे। तो आपको वापस होम में जाना है, पेंडिंग एक्सेप्टेंस वाले कॉलम को क्लिक करना है और यहां से आपके इस नंबर को आपको कॉपी कर लेना है Ctrl+C दबा करके। और उसके बाद इंटरिम एप्लीकेशन की कैटेगरी में आपको जाना है। हाई कोर्ट आपने जैसे मेरे को जयपुर बेंच में मैंने सेलेक्ट किया था, यहाँ मैं ई फाइलिंग में जाऊंगा। तो ई फाइलिंग में जाने के बाद ये मेरा सिस्टम है, मुझे यहाँ सबमिट करना है ई फाइलिंग नंबर डाल के। इज दिस द केस डिटेल, ये मुझसे पूछ रहा है चेयरमैन वर्सेस सच एंड सच। जी हाँ, बिल्कुल मेरा यही केस था, मैंने इसको सबमिट किया है। अब मेरे इस केस के अंदर एक ई फाइलिंग जनरेट करने के लिए मुझसे पूछा जा रहा है कि आप किसके बिहाफ पर आईए या इंटरिम एप्लीकेशन फाइल कर रहे हैं। लगे हाथ मेरे मोबाइल पर एक एसएमएस आ गया है, क्योंकि इस ई फाइलिंग के लिए अलग से ई फाइलिंग आईडी नंबर यहाँ जनरेट किया गया है, जो आप टॉप एंड राइट पर रेड कॉर्नर के अंदर देख रहे हैं।
मैंने यहाँ पर मेन पार्टी सेलेक्ट किया है, मैं इसमें नेक्स्ट दबाता हूँ। ये मुझसे पूछता है प्लीज एक्सेप्ट आईए, किसके बिहाफ पर आप फाइल करना चाहते हैं। तो मैंने यहाँ लिखा है मेन पार्टी सेव, मेन पार्टी के बिहाफ पे मैं आईए फाइल कर रहा हूँ। मैं नेक्स्ट का कॉलम दबाता हूँ, ये मुझे सेकंड पेज पर लेकर के आता है। आईए पार्टी का नाम कौन है, ये कहते हैं आइए आप जिस पार्टी के अगेंस्ट में फाइल करना चाहते हैं क्या वो यही पार्टी है। जी हाँ, बिल्कुल वो यही पार्टी है। मैं इसको यहाँ पर सेव कर देता हूँ। सेव करके मैं आगे बढ़ जाऊंगा। अब नेक्स्ट करूंगा मैं। नेक्स्ट में ये मुझसे पूछता है कि आईए की टाइप क्या है, आप कैसी आईए फाइल करना चाहते हैं। मिसलेनियस एप्लीकेशन, सिविल मिसलेनियस एप्लीकेशन। अब इसमें चीजों में आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। सिविल मिसलेनियस रिट पिटीशन, सिविल मिसलेनियस केस क्रिमिनल, सिविल मिसलेनियस केस, मिसलेनियस एप्लीकेशन रिट, ये मेरा एप्लीकेशन का आईडी है। जब किसी रिट में आप कोई एप्लीकेशन फाइल करते हैं तो दैट इज कॉल्ड मिसलेनियस एप्लीकेशन रिट। उसको सेलेक्ट करने के बाद में आईए का क्लासिफिकेशन, ये मेरे मतलब का नहीं है। एक्ट या सेक्शन, ये मुझसे पूछ रहे हैं कि आप किस में पेश करना चाहते हैं। तो चूंकि आईए में पेश कर रहा हूं कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस के अंदर, ये कॉन्स्टिट्यूशन मैं इसमें टाइप करता हूं, दी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। और ये मुझसे पूछ रहा है आपकी आईए 226 के अंदर है मेरी आईए। प्रेयर मुझसे पूछ रहे हैं कि आपका रिलीफ क्या है। यहाँ मैं रिलीफ चाहूं तो उसके अंदर भर सकता हूं। मैंने यहाँ लिख दिया वेवर ऑफ डिफेक्ट, शॉर्ट के अंदर मैंने उसको लिख दिया कि मैं डिफेक्ट का वेवर चाहता हूँ। क्योंकि हम इस वक्त लॉकडाउन के दौरान पेश कर रहे हैं, हमारे केसेस के अंदर टाइप्ड कॉपीज नहीं है, कोर्ट फीस नहीं है, क्लाइंट के सिग्नेचर नहीं है, एफिडेविट वेरीफाइड नहीं है, हम केवल एडवोकेट के वेरिफिकेशन से इसको फाइल कर रहे हैं। तो हमने ये एक एप्लीकेशन साथ में फाइल कर रहे हैं। अब वापस वही पेज आएगा जैसा रिट में आया था। मैं चूंकि मोबाइल से इसको ओटीपी वेरिफिकेशन करना चाहता हूं, इसलिए मैं ओटीपी वेरिफिकेशन को सेव करता हूं। सेव करके मैं अपलोड पेज पर जाऊंगा और अपलोड पेज पर जाने के बाद में मैं डॉक्यूमेंट को इसके अंदर अपलोड करूंगा। अब मुझे इसके अंदर एक आईए फाइल करनी है जो मैं ऑलरेडी बना चुका हूं। ये मेरी आईए है फॉर वेवर ऑफ डिफेक्ट, इसको मैंने बना लिया है। इस आईए को मुझे फाइल करना है, तो मैं इस आईए को फाइल करूंगा। उसके लिए मैंने बहुत प्लेन सिंपल सा सिस्टम इजाद कर रखा है। यहाँ पर आप अपने चाहें तो सिग्नेचर को कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। कॉपी पेस्ट करके आप उसके अंदर साइन मार दें। आपको फाइल में जाना है, इसको सेव एस में जा करके आपको एक पीडीएफ फॉर्म के अंदर इसको सेव करना है। आइए जयपुर डेयरी मैंने इसका नाम रखा है, इसको मैंने सेव कर दिया। अब मेरा एक पीडीएफ इसके अंदर सेव हो चुका है। मैं वापस यहाँ आता हूँ, मेरे को सेलेक्ट डॉक्यूमेंट करना है। मैंने एप्लीकेशन फाइल कर रहा हूँ, मैंने एप्लीकेशन सेलेक्ट किया है। डॉक्यूमेंट का टाइटल वेवर ऑफ डिफेक्ट एप्लीकेशन, मैंने इसको टाइटल दे दिया है। फाइल को मैं चूज करता हूँ। मैंने चूंकि अभी आईए जनरेट की थी, आईए जयपुर डेयरी के नाम से, ये मैंने इस आईए को अपलोड कर दिया। 20 MB से छोटा साइज होना चाहिए, आप अपलोड करें इसको। सेम वही आपको एक सर्टिफिकेट का वेरिफिकेशन ये आपसे पूछता है। और जब आप सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन करेंगे तो चूंकि आपने अपना मोबाइल नंबर डाला है, इसलिए इसको आप नेक्स्ट का बटन दबाएंगे तो ये आपके मोबाइल नंबर के पेज पर आपको फीस टाइप पूछेगा। ये फीस टाइप चूंकि अभी एप्लीकेबल नहीं है, इसलिए हम आगे बढ़ जाते हैं जब स्टार्ट होगा। अब यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर ऑलरेडी रजिस्टर्ड है इनके पास में। तो ये जो बटन है जहां पे लाइट ब्लू हो रहा है, ई वेरिफिकेशन बाय मोबाइल नंबर सच एंड सच, तो मैं अपने ई वेरिफिकेशन पे जब आता हूं मेरे पास मैसेज आता है। मैं उससे इसको ई वेरीफाई करता हूं और ई वेरीफाई करने के बाद में मैं इस डॉक्यूमेंट को अपलोडेड, मेरा ये डॉक्यूमेंट ई वेरिफिकेशन हो गया। मेरा एक सर्टिफिकेट था जिसमें मैंने इसको प्रूफ किया है या सर्टिफाई किया है कि जो भी चीजें लिखी गई हैं वो सही हैं। डॉक्यूमेंट में डिटेल्स मैंने सही दिए हैं। सेम ऊपर सबमिट और ट्रैश का ऑप्शन आ रहा है। आप इसको वापस चाहें कि आपने डॉक्यूमेंट क्या दिया है, वेवर ऑफ डिफेक्ट का आपने कॉन्स्टिट्यूशन में एप्लीकेशन लगाई है सच एंड सच। साइन मेथड आपका क्या था, आपका अपलोड डॉक्यूमेंट क्या है, फीस आपने क्या पे करी है, मैंने कुछ नहीं फीस पे करी है। ये मेरे सर्टिफिकेट्स जो हैं, ई वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट है जिसको आप क्लिक करेंगे तो आपके पास में वापस ई वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट खुल जाएगा जो मैंने वेरीफाई किया है कि मैंने सारी प्लीडिंग्स पढ़ ली हैं, रूल्स देख लिए हाई कोर्ट के, वो ठीक है और मेरी एप्लीकेशन जो है वो सही है, मैंने कोई फीस पे नहीं करी है। इसको किसने जनरेट किया, कितनी तारीख को जनरेट किया, किस मोबाइल नंबर से जनरेट किया, ये मेरा ई वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट जनरेट हो चुका है।
अब चूंकि मैंने इस डॉक्यूमेंट को, ये वाला जो डॉक्यूमेंट था मेरी इस आईए को मैंने यहाँ अपलोड किया, मैं इस पर चेक करता हूँ कि ये वही आईए है क्या। जी हाँ, बिल्कुल ये वही आईए है जिसमें मैं कोर्ट से एग्जम्पशन मांग रहा हूँ। और ये मैंने इसके अंदर मेरे सिग्नेचर इंसर्ट कर दिए हैं। एफिडेविट चूंकि हम वेरीफाई नहीं कर सकते हैं इस स्टेज पर, इसलिए हमने लिख दिया है कि हमने इस डॉक्यूमेंट को वेरीफाई कर लिया है। अब आते हैं हम वापस से यहाँ, हमें क्या करना है। चूंकि हमारा डॉक्यूमेंट अपलोड हो चुका है, वेरिफिकेशन हो चुका है, अब हम इसको सबमिट कर देंगे। और ये पूछता है फाइनल सबमिट, फाइनली सबमिट एंड आईए, यानी क्लिक ऑन फाइनल सबमिट टू सबमिट दिस केस टू ई फाइलिंग एडमिन, क्लिक ऑन फाइनल सबमिट एंड आईए टू सबमिट दिस केस टू ई फाइलिंग एडमिन एंड कंटिन्यू फॉर आईए फाइलिंग इन दिस केस। जी नहीं, बिल्कुल मुझे यही करना है, मेरे को फाइनली इसको सबमिट नहीं करना है, मुझे फाइनली सबमिट एंड आईए करना है। मैं इस आईए को भी कोर्ट में पेश कर सकता हूँ। अब ये वापस मुझे वहां लेकर के चला गया कि मैं क्या वापस से आईए फाइल करना चाहता हूँ इस केस को पेश करने के बाद में। जी नहीं, अब मुझे नहीं फाइल करना है। मैं क्रॉस चेक करूंगा घर अपने होम पेज पे जाके कि मैंने क्या पेश कर दिया और क्या पेश नहीं किया है। ये मेरा एक डॉक्यूमेंट है जो यहाँ पर दिख रहा है मुझे, इंटरिम एप्लीकेशन फाइल्ड इन। क्या ये फाइल हो चुका है? जी हाँ, ये फाइल्ड हो चुका है। मैं इसका स्टेटस जाके देखूंगा, ई फाइलिंग हिस्ट्री में इसको चेक करूंगा तो ये बोलता है कि जी हाँ, आपने ड्राफ्ट इसका इतने बजे क्रिएट करा था, पेंडिंग एक्सेप्टेंस ये है, सुनील शर्मा मेरे असाइन क्लर्क हैं जिनको ये आईपी एड्रेस पे असाइन हुआ है। इंटरिम एप्लीकेशन मैंने सबमिट की है, वेवर ऑफ डिफेक्ट की एप्लीकेशन है, मैंने कब अपलोड की है, ये ई फाइलिंग हिस्ट्री में इसका सब कुछ बोल जाता है। तो इस प्रकार आप बहुत आसान तरीके से ई फाइलिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों, अभी हमने देखा कि ई फाइलिंग कैसे कर सकते हैं। अगर आपको मेरा ये प्रयास पसंद आया हो और इस अभिनव प्रयास के साथ आप और जुड़े रहना चाहते हो तो हमें लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जी हाँ, हमारा प्रोत्साहन करते रहिए। मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप और कौन से वीडियोस हैं जिस देखना चाहते हैं इस चैनल के माध्यम से, हम वो आप तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। और हाँ, आपके इस फ़ोन को जो बहुत हल्का है, 1 किलो का नहीं है, उसको अपना हथियार बनाइए। ये टेक्नोलॉजी आपके फ़ायदे के लिए है। अभी के लिए आपके अपने दोस्त अभिनव शर्मा को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।